डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, जिनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, उसके द्वारा किया जाता है। और ये हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत भी जरूरी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी हमने पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में अध्ययन किया। आज हम दूसरे और तीसरे आपातकाल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। दूसरा आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत निहित है। और तीसरा जो आपातकाल है, वित्तीय शाख को खतरा या वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट, जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। दूसरा आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की भारी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के निम्नलिखित संवैधानिक परिणाम होंगे। राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको यह अधिकार दे सकती है कि वह यह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान कर दे। राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा जीवन तथा शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी अंत किया जा सकता है। व्यवहार। संविधान के उन उपबंधों का अभी तक लगभग 110 बार से अधिक प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण ऐसी उद्घोषणा की गई थी।
उसके बाद 1952 में पेप्सू राज्य में, 1954 में आंध्र में, 1956 में ट्रावनकोर कोचीन, 1956 में केरल, 1961 में उड़ीसा, 1966 में पंजाब और 1967 को राजस्थान। उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात राज्य में संकटकालीन घोषणा लागू की गई। उपयुक्त घोषणाएं साधारणतया इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पैदा की गई थी और राष्ट्रपति द्वारा की गई इन घोषणाओं का आधार प्रमुख रूप से राज्यपाल का प्रतिवेदन ही था। इनमें से 13 जुलाई 1959 को केरल राज्य में संकट काल की जो घोषणा की गई और 13 मार्च 1967 को राजस्थान में राष्ट्रपति का जो शासन स्थापित किया गया वह विशेष आलोचना का विषय रहा। अनुच्छेद 356 में निजी शक्तियों का प्रयोग संघीय क्षेत्रों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 के आधार पर 1967 में गोवा में, 1967 तथा 1974 मणिपुर में तथा 1967 में पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। लेकिन इस राष्ट्रपति शासन में केंद्र में सत्तासीन सरकारों द्वारा राज्यों में विपक्षी पार्टी की सरकारों को गिराने की कोशिश भी की गई और इस अनुच्छेद का सर्वाधिक दुरुपयोग भी किया गया। और अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। प्रोफेसर माहेश्वरी के शब्दों में यह अनुच्छेद 360 देश की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का एक आंतरिक भाव संभवतः इसका मानस बन गया है। अनुच्छेद 356 के इतने अधिक प्रयोग को उचित नहीं कहा जा सकता। अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं ने अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त कर दिया गया है। परंतु अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसी भी दल की केंद्रीय सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभों के लिए और विपक्षी दलों को आघात पहुंचाने के लिए कर सकती है। इसलिए हमारा सुझाव यह है कि रक्षा कवचों के रूप में कुछ ऐसी स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए जो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न होने से रोक सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस अनुच्छेद का दुरुपयोग होता रहेगा और लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था तथा संघवाद के सिद्धांत दलीय राजनीति की आहुति बनते रहेंगे। सरकार या आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1987 में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। यह सुझाव निम्न प्रकार हैं। प्रथम, राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में ही लागू होना चाहिए, जबकि राज्य का कामकाज संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार चलाना असंभव हो जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य को इस बारे में चेतावनी देकर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और निर्णय लेते समय इस स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन संबंधी आदेश 2 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से संसद के सामने रखा जाना चाहिए और अनुच्छेद 356 में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी राज्य की विधानसभा तभी भंग की जा सके जबकि संसद केंद्र सरकार की ऐसी सिफारिशों का अनुमोदन कर दे। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अपनाने के पीछे जो कारण है उन्हें स्पष्ट रूप से बतलाया जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा इस प्रसंग में राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट भी संसद में रखी जानी चाहिए। इससे केंद्रीय कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा। उपयुक्त सिफारिशों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
मुख्य बात यह है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और आपातकालीन संबंधी अन्य प्रावधानों का प्रयोग संविधान की भावना के आधार पर किया जाए, दलीय हित की दृष्टि से नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 11 मार्च 1994। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर अनुभव किया कि शासन ने कुछ मामलों में अनुच्छेद 356 से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया है, अतः अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 मार्च 1994 के निर्णय में निम्न बातों पर बल दिया। प्रथम, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार सशर्त है, असीम नहीं है। इस संबंध में न्यायालय को राष्ट्रपति के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है तथा न्यायालय वे दस्तावेज मंगा सकता है जिनके आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को संबंध मामले में आदेश जारी करने का परामर्श दिया था। द्वितीय, राज्य सरकार बर्खास्त करने का आदेश जारी करने के बाद राज्य विधानसभा तभी भंग की जा सकती है जबकि संसद के दोनों सदन ऐसे आदेश की विधिवत पुष्टि कर दें। यदि किसी मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य विधानसभा भंग करने का आदेश अवैध था तो वह यथास्थिति बहाल कर सकता है। तृतीय, किसी राजनीतिक दल का भारी बहुमत से केंद्र में सत्तारूढ़ होना किसी विपक्षी दल की राज्य सरकार को बर्खास्त करने का कोई उचित आधार नहीं है। इस प्रकार 1977 और 1980 में जिस प्रकार 9 राज्यों की विधानसभाओं को एक साथ भंग किया गया था वह अवैध था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक और 1991 में मेघालय की सरकारों की बर्खास्तगी को असंवैधानिक ठहराया। सरकारी आयोग की सिफारिश और सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निर्णयों पर पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और आपातकाल संबंधी अन्य प्रावधानों का उपयोग संविधान की भावना के आधार पर ही किया जाए। इन प्रावधानों का उपयोग दलीय हित की दृष्टि से अथवा किन्हीं आग्रह और दुराग्रह के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। आर्थिक संकट की घोषणा के प्रभाव। इस घोषणा के निम्नलिखित संवैधानिक प्रभाव होंगे। संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में, जिनमें उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का अंत किया जा सकता है। देश में आर्थिक संकट लागू करने का अवसर अभी तक नहीं आया है, यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का अभी तक भारत में कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है या इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। वित्तीय संकट के प्रावधान के संबंध में कुछ लोगों का कथन है कि वित्त एक बहुत अधिक नाजुक मामला है और इस संबंध में संकट की घोषणा विश्वास के वातावरण को जन्म देने के बजाय भय का वातावरण खड़ा कर आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा देगी और साख को बाहरी आघात पहुंचेगा। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में अध्ययन किया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है, और दूसरा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन कहते हैं जिसे, वो लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इस प्रकार हमने तीन प्रकार के आपातकालों का अध्ययन किया है। धन्यवाद। और आप इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं और आपको याद करने की आवश्यकता है। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया है उसका बार बार रिवीजन करें और
जो भी आपके कोई समझ में नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आता है और इसको आप अध्ययन करते रहें। रेफरेंस बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं और गूगल की सहायता से भी आप अपने नॉलेज को विस्तार दे सकते हैं। धन्यवाद।